नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुए लगभग एक सप्ताह होने को आ रहा है, लेकिन इस एक सप्ताह बाद भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को उनके धर्म के नाम पर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, हिंदुओं को जिस तरह से मारा जा रहा है, सरेआम लिंच किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हिंदू महिलाओं का जिस तरह से बलात्कार हो रहा है, हिंदू महिलाओं को जिहादी भीड़ जिस तरह से घर से उठा कर ले जा रही है, उसके वीडियो तो तमाम आ रहे हैं, लेकिन यह हिंसा का दौर बांग्लादेश में थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस तमाम हिंसा के कारण हिंदुओं की बड़ी तादाद भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर वो इस वक्त बैठे हुए हैं। कई लोग, हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं किसी भी तरह से भारत की सीमा में प्रवेश कर जाएं ताकि उनकी जिंदगी सुरक्षित रह सके। दूसरी तरफ दुनिया में एक बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग ऐसा है जो इन खबरों को नोटिस नहीं कर रहा। मुझे मालूम नहीं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स जो संस्था है जिनेवा में बैठने वाली, वो क्यों अब तक खामोश है। मुझे मालूम नहीं कि यूनाइटेड नेशन क्यों खामोश है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हैं, जो दुनिया में इंसानियत और मानवता का ठेका लेती हैं, वो हिंदुओं पर इस अत्याचार के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। बांग्लादेश में इस बीच मोहम्मद यूनुस जो नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने बांग्लादेश की जो है कमान संभाल ली है। एक तरह से अंतरिम सरकार वहां बनने जा रही है। और मोहम्मद यूनुस को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी तो उन्होंने साथ साथ उनको याद दिलाया कि बांग्लादेश में जो हिंदू हैं और अल्पसंख्यक हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता करनी होगी। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने इस पूरे मामले पर एक कमेटी बना दी है, जो कमेटी लगातार बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर निगाह रखेगी और वहां हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उनकी सुरक्षा के लिए क्या किया जा सकता है, वो करीब से निगाह रखकर इसका फैसला लेगी। तमाम तरह की चीजें हो रही हैं देश और दुनिया में। कई जगह पर खबर यह आ रही है कि दिल्ली में, और देश की राजधानी दिल्ली में नहीं बल्कि भारत के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग सड़कों पर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। उधर ब्रिटेन से, अमेरिका से भी खबर आ रही है, वहां भी भारतवंशी जो हैं वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां पर वो हिंदुओं की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन भारत में एक सेकुलर सन्नाटा है। हिंदुओं पर ये जो अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, उसको लेकर भारत में एक सेकुलर सन्नाटा है। भारत का जो पूरा सेकुलर गैंग है वो न सिर्फ खामोश है बल्कि इन खबरों को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहा है। बेशर्मी से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अरे हिंदुओं पर तो हमले थोड़ी हो रहे हैं, वो तो वहां सब पर हमले हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। एक क्लिप कटुआ फैक्ट चेकर है, वो बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है उसको व्हाइट वॉश करने के लिए रोज एक झूठी खबर फैलाता है और रोज एक सच्ची खबर को दबाने की कोशिश करता है। इस सब के बीच भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस मसले पर अब तक खामोश हैं और विपक्षी पार्टियों की यह चुप्पी चुभने वाली है, क्योंकि भारत का विपक्ष जब गाजा में कुछ होता है उस पर तो बोलता है, लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो उस पर खामोश हो जाता है। आखिर ये कौन सी सेकुलर राजनीति है जो मुसलमानों के दर्द को दर्द समझती है, हिंदुओं के दर्द को पैरों तले कुचल कर निकल जाती है। दो टूक में आज हम इसी सेकुलर चुप्पी पर सवाल करेंगे, क्योंकि देखिए ना, जब गाजा में कुछ हो रहा था, गाजा में जब वॉर चल रही थी, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तमाम लोग आए और इन्होंने लंबे लंबे ट्वीट किए, इंसानियत की, मानवता की बात करी, दुनिया से कहा कि हर नागरिक इस विषय पर बोले। लेकिन बांग्लादेश पर ना अब तक राहुल गांधी बोले हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर ना अब तक राहुल गांधी बोले हैं, ना प्रियंका गांधी वाड्रा बोली हैं, ना सोनिया गांधी बोली हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे बोले हैं। किसी को इस पर चिंता नहीं है, पूरी तरह से खामोशी है। आज इसी खामोशी पर चर्चा करेंगे कि गाजा का दर्द आपको दर्द लगता है, बांग्लादेश के दर्द पर आप क्यों चुप्पी ओढ़ लेते हैं। इसी पर आज सवाल होगा, क्योंकि संसद में भी आज इस मसले पर अनुराग ठाकुर ने दो टूक बात कही। देखिए जरा।
बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहां पर हमारे मंदिरों को जलाया जा रहा है, वहां के हिंदू जो पार्षद थे उनको जिंदा जला दिया गया, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो रही है। सरकार ने कड़ी भूमिका ली है। खुद जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने सदन में खड़ा होकर बोला है कि हमको पता है कि कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं और सरकार ने अपने ढंग से बात की है, लेकिन मैं खुद कहना चाहूंगा कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुकता है तो सरकार को कठोर भूमिका लेनी ही पड़ेगी। मुझे अच्छा लगा कि जो बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस साहब, जो नोबेल लॉरिएट हैं, उन्होंने स्वयं कहा है कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे हमला नहीं रुका तो वो इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। जो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हाल ही में घटा उसको लेकर हम सब लोग चिंतित भी हैं और सभी राजनीतिक दलों ने एक स्वर में बात भी कही कि वहाँ पर जो अपने लोग हैं उनकी भी चिंता की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट करके जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हैं उनको बधाई भी दी, लेकिन ये भी कहा कि हमारे जो वहाँ पर हिंदू और अल्पसंख्यक हैं उनकी शांति, सुरक्षा और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहाँ पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहाँ पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके। गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की, गाजा को लेके आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन यहाँ पर आकर आप नहीं करते हो। तो गाजा को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी क्यों ओढ़े हुए हैं। इसी चुभने वाली चुप्पी पर आज दो टूक होगा। मेरे साथ आज 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ बीजेपी के युवा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जुड़ चुके हैं। मेरे साथ तारिक खान जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ नुपुर जे शर्मा जुड़ी हैं, ओप इंडिया की संपादक हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ओप इंडिया की जो संपादक नुपुर जे शर्मा है, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुओं पर जो अत्याचार को लेकर जो सबसे ज़्यादा जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग है वो नुपुर जे शर्मा कर रही है, ओप इंडिया कर रहा है। लगातार वो वहाँ पर जो रेप विक्टिम हैं, लगातार जो हिंसा के शिकार हो रहे हैं, उनसे बात करके दुनिया तक हिंदुओं का दर्द पहुँचा रही हैं। बाकी तो अल जजीरा जैसे चैनल भी हैं इस देश में, अल जजीरा जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो हिंदुओं के नरसंहार को बात करने को इस्लामोफोबिया तक बता रहे हैं। लेकिन नुपुर शर्मा लगातार वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं। शुक्रिया आप तीनों का। और मेरे साथ एक और मेरे खास मेहमान अजय वर्मा जी, मेरे मित्र जुड़े हुए, कांग्रेस के नेता हैं और मेरे मित्र हैं और बड़े मुझे पसंद पड़ते हैं, मुझे बड़ा प्यार भी करते हैं। पिछली बार दो टूक में जब आखिरी बार आए थे तो उन्होंने मुझ पर तंज कसा था कि मैं भगवा पहन लूं, इसलिए आज मैं दो टूक में भगवा पहन कर आया हूं, क्योंकि भगवा त्याग, तपस्या और समर्पण का, बलिदान का और भगवा सेवा का रंग है। इसलिए आप अजय वर्मा जी, आपकी डिमांड को पूरा करते हुए आज मैं भगवा पहन के आया और मुझे गर्व है कि आज मैं भगवा में हूँ। लेकिन आज की डिबेट की शुरुआत मैं नुपुर शर्मा आपसे करूंगा। नुपुर, बहुत सारे लोग इसे वाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम तरह से ये बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट हैं। हालांकि मेरे पास रिपोर्ट है 64 में से 45 ज़िले जो हैं बांग्लादेश के, वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट लगातार किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका धर्म हिंदू है। लेकिन ये लोग जो वाइट वॉश कर रहे हैं, इनको आप अपनी रिपोर्टिंग से क्या जवाब देना चाहेंगी? जो आपने फैक्ट्स कलेक्ट किए उससे क्या बोलना चाहेंगी? मैं पिछले 3 दिन से पूरे समय बांग्लादेश के हिंदुओं से बात कर रही हूँ। उनसे बात करके ये पता चला है कि हर जिले में हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है और हिंदुओं के ऊपर अटैक जमात इस्लामी और मुसलमान मॉब्स कर रहे हैं। जो उनके नेबर्स है वो कर रहे हैं, जो एवरेज मुसलमान है वो कर रहे हैं। जहां तक मर्डर्स और लिंचिंग की बात है तो मैं आपको 4 नाम देती हूँ। हरदन रॉय, 5 नाम, हरदन रॉय एंड हिज नेफ्यू शामुल रॉय, इनको लिंच करके मारा गया था। इनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, दे वर नॉट अवामी लीग और एनीथिंग, इनको मारा गया था। द एडिटर ऑफ वन जर्नलिस्ट कुमार भौमिक, he was murdered on August 4th. He had nothing to do with politics. ASI संतोष शाह was murdered. He was lynched. उनका लिंचिंग इस कदर हुआ था, मैंने वीडियो भी डाला था ट्विटर पे और मैं सबसे आग्रह करूंगी कि वो जाकर देखे।
उनकी लिंचिंग इस तरह से हुई थी कि उनको लिंच करके फिर बीच रास्ते पे टांग दिया गया था ताकि सब उनको देख पाए कि ये एक हिंदू की लिंचिंग हुई है। उनके चेस्ट पे एक एक्स मार्क था। वो फोटो हमने डाला है। मृणाल कांति दे, ही वाज अ टीचर, ही वाज एन एवरेज टीचर हु वाज लिंच्ड टू डेथ। ये सारों की हत्या हुई है, मुसलमान मॉब से हुई है। जो लोकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हिसाब से एटलीस्ट 30 women, 30 हिंदू महिलाओं का बलात्कार हुआ है। 30 एटलीस्ट हिंदू 30, महिलाएं कम से कम। 30, हम्म, 30 कम से कम, जिनके वो डिटेल्स पता कर पाए हैं। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि ऐसे सिचुएशन में अगर डिटेल्स पता करके अगर आपको पता चल रहा है कि 30 महिलाओं का बलात्कार हुआ है, तो असलियत में ऑन ग्राउंड कितनी महिलाओं का बलात्कार हुआ होगा। महिलाएं नहीं बोलती है बलात्कार के बाद, बिकॉज इट लीड्स टू सोशल ऑस्ट्रेसाइजेशन। इस तरह के माहौल में आप कितने हिंदुओं से बात करेंगे, कितने हिंदुओं से कनेक्ट करेंगे। उन्होंने कहा है कि रास्तों पर जमाते इस्लामी और जो मुसलमान मॉब है वो हथियार लेके पेट्रोल कर रहे हैं कि कोई हिंदू अपने घर से निकले और हम उन्हें मारे। तो वो एकत्रित भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एकत्रित होकर अपना लिस्ट बना पाए कि कितने लोगों की हत्या हुई है। लोकल हिंदू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे कहा है कि एटलीस्ट 70 हिंदू ऐसे हैं जो मरे हैं क्योंकि अस्पताल में उनको ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया गया था, इस बेसिस पे कि उनका धर्म हिंदू है। ये मैंने आज अपने रिपोर्ट में भी लिखा है। अस्पताल ये बोल रहे थे कि आप हिंदू है इसीलिए हमारा ये अधिकार है कि हम आपको बोले कि हम आपको मदद नहीं करेंगे। एंड दीज वर हिंदूज जो इंजर हुए थे ड्यूरिंग द वायलेंस। मेरे पास अभी अभी हिंदू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से 73 ऐसे नाम आए हैं। 73 हिंदू जो इस वजह से मर गए क्योंकि अस्पताल में ने उनको ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया बिकॉज दे आर हिंदू। मैं 5, 6, 10 नाम ही बताती हूँ, बाकी के मैं पब्लिश कर दूंगी, आपके दर्शक जाके पढ़ सकते हैं। गौतम दास, मनुती रानी, अधीर दास, सुमन चक्रधार, अमोल मोदक, सुशांतो पाल, तन्मय पाल, मोइत्री दास, गुरांगो घाटक, दिनेश पाल, सुशांतो मंडल, मीता दास, मिली मांझी, सुष्मिता भौमिक, दिलीप चक्रवर्ती, तपन मजुमदार। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। आई हैव 73 नेम्स। इन लोगों को इसलिए इलाज नहीं दिया गया क्योंकि ये हिंदू थे और इसलिए उन्होंने कहा आप हिंदू हो तो आप मर रहे हो तो मरो, आपका इलाज नहीं किया जाएगा। ये बांग्लादेश में ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त की। और मेरे पास ऐसे 73 नाम हैं हिंदुओं के जो आज के दिन पे मर चुके हैं इन द पास्ट 4 days क्योंकि उनको अस्पताल ने ट्रीटमेंट नहीं दिया, सिर्फ ये बोल के कि आप हिंदू हैं, हमारा अधिकार है कि हम हिंदू की चिकित्सा, हिंदुओं को हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। 30 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। दिस इज द डिटेल्स जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस पता कर पाए हैं। जो मैंने जितनी हिंदुओं से बात की उन्होंने कहा कि कोई अपने जन्मभूमि को छोड़ के जाना नहीं चाहता है। आप और मैं भी अपने जन्मभूमि को छोड़ के नहीं जाना चाहते, लेकिन उनका नरसंहार हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस, अभी सब बोल रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस इज अ नोबेल लॉरिएट और वो इतने महान है कि उन्होंने कहा है कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर हिंदुओं के ऊपर अटैक बंद नहीं हुआ। पहली बात तो उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। तो ये जो यहाँ के कांग्रेस नेता है या मुसलमान नेता है या जो भी है, उनको एटलीस्ट हिंदुओं के ऊपर भरोसा नहीं है तो अपने मोहम्मद यूनुस के ऊपर तो भरोसा करे, हु इज इन बेड विद द जमाते इस्लामी। एटलीस्ट उनके ऊपर भरोसा कर ले, पहली बात। दूसरी बात, मोहम्मद यूनुस इज हिमसेल्फ इन बेड विद जमाते इस्लामी। वो कहीं नहीं जाने वाले अगर हिंदुओं का नरसंहार बंद नहीं होता है। इनफैक्ट देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ऑन ट्विटर बाय अ कमेंटेटर और मैं बिल्कुल सहमत हूं उस चीज से। उन्होंने कहा कि अब अगला जो पड़ाव होने वाला है on the genocide of Hindus and the attack of the Islamis of Bangladesh on India is that ये नरसंहार कंटिन्यू होने देंगे, हिंदुओं को फोर्स करेंगे कि बॉर्डर पे आए और फिर इंडिया को ये कहेंगे कि अगर आपको हिंदुओं की इतनी ही चिंता है तो आप इनको ले क्यों नहीं लेते। They are going to create a security concern at the border because they will not stop
द जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। Okay. ये हिंदुओं की हाल है। देयर इज एन ऑन गोइंग जेनोसाइड। अब जो मुसलमान नेता है वो बोलेंगे कि अरे 6 मरे, 5 मरे, 100 मरे, 300 मरे, 500 मरे, 500 से जेनोसाइड थोड़ी होता है। जेनोसाइड का कोई नंबर नहीं होता। जेनोसाइड होता है कि एक समुदाय के ऊपर नरसंहार हो रहा है, उनके धर्म के आधार पर उनको वाइप आउट करने के लिए उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा ठीक है। है। मैं मैं एक और बात बस ऐड करना चाहूंगी ओके। क्योंकि आपके पैनलिस्ट हैं, फिर मैं चुप हो जाऊंगी। देर आर मेनी हिंदूज जिन्होंने रिकॉर्ड पे आकर ये बोला है कि उनके गाय, द काउज, उनके जो स्टेबल पे हैं, उनके जो कैटल हैं, उनको चोरी किया जा रहा है। चोरी करने के बाद उनको या तो जलाया जा रहा है या मार डाला जा रहा है। दूसरी बात, पुलिस अपने पुलिस पोस्ट छोड़ के चले गए हैं। आर्मी में बहुत कम परसेंटेज हैं जो प्रोफेशनल आर्मी है। कई सारे जमात के सिंपथाइजर्स हैं। जो आर्मी के लोग हैं, अगर वो जाते भी हैं बचाने के लिए तो वो हिंदुओं को बोलते हैं कि तुम्हारे तो कुछ नहीं हुआ है, तुम हमारा समय बर्बाद कर रहे हो। उनको काफिर बुलाते हैं, उनको बोलते हैं कि अगर तुम अपने आप को नहीं बचा सकते तो तुम हिंदुस्तान चले जाओ। ओके। Every Hindu is being viewed as a India ka dalal, and they are being murdered. They are not being given help. No FIRs have been lodged. The police is not there. The army is abusing Hindus, calling them kafirs. ये है हिंदुओं की स्थिति बिल्कुल। बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश और में पूरी हिंदुओं दुनिया चुप को बैठी है। हिंदू होने के कारण मारा जा रहा है। प्रदीप भंडारी, आपकी सरकार है, मजबूत सरकार है, सवाल यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतना कुछ हो रहा है, भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? भारत सरकार क्या कर रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शो पर आपने बुलाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नुपुर को काफी समय से जानता हूँ और नुपुर जी की रिपोर्टिंग जो है वो काफी बेबाक रहती है और मैं काफी गंभीरता पूर्वक उनको सुन रहा था। और मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्टिंग करी शायद ही किसी को किया। मैं कहना चाह रहा हूँ अशोक जी, देखिए बात यह है कि हमारी सरकार ने कंप्लीटली बांग्लादेश के अंदर हिंदूज और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ में हम खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नुस जी को विश किया था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था कि वहाँ की सरकार को हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराध पर कार्रवाई करनी चाहिए। उस पर टिप्पणी करी, उस पर अपनी कंसर्न जाहिर है। पॉइंट नंबर 1। आपको पॉइंट नंबर 2 मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी एक कमेटी बनी है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसके बारे में मेंशन किया है, उन्होंने ट्वीट किया है और देश को जानकारी दी है, जो वहां पे हिंदुओं के खिलाफ हो रहे जघन्य अपराध के ऊपर अपनी पूरी नजर रखेगी और बांग्लादेश की सरकार के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में और क्लोज बातचीत में रहेगी। और इस वक्त जो है हमारी सरकार जो है कंप्लीटली सिचुएशन के बारे में कॉग्निटेड है। मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ अशोक जी, 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1, आपने जब अपना एंकर लीड शुरू किया था आपने बात करी थी गाजा की। मैं थोड़ा फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। 13 नवंबर 2023, 27 अक्टूबर 2023, 18 अक्टूबर 2023, 28 अक्टूबर 2023, 11 दिसंबर 2023, 26 जुलाई 2024, 22 फरवरी 2024, 9 जनवरी 2024, ये वो सब डेट्स हैं जब प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा के लिए ट्वीट किया था। मेरा सवाल ये है यहाँ पे कि जब देश के अंदर एक यूनानिमिटी होनी चाहिए कि भाई अगर माइनॉरिटीज के खिलाफ कुछ हो रहा है तो सबको एक स्वर में बोलना चाहिए, तो बांग्लादेश में जब माइनॉरिटीज हिंदू माइनॉरिटी है उस पर कांग्रेस पार्टी शांत हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो देश के अंदर मैनिफेस्टो में क्या कहती थी कि वो माइनॉरिटीज के साथ खड़ी है। तो क्या कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डेफिनेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी भूल जाती है जब वो माइनॉरिटी हिंदू रहती है? पॉइंट नंबर 1। और जब कांग्रेस पार्टी गाजा के बारे में बोल सकती तो हिंदू माइनॉरिटी जो बांग्लादेश में उसके बारे में क्यों नहीं बोल सकती? पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, राहुल गांधी से कुछ किसान नेता मिले थे, अशोक श्रीवास्तव जी। वही किसान नेता जाके देश के अंदर जो है गाजा के नारे लगा रहे हैं और वही गाजा के नारे यहाँ पे लगा रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जी चाह क्या रहे हैं, क्या उनकी बड़ी मंशा है? ये सवाल उठना इसलिए भी वाजिब है क्योंकि सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात हिंदुस्तान के अंदर भी हो सकते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी का कुछ बड़ा मास्टर प्लान है? और लास्ट पॉइंट लूंगा, आपने एक फेक फैक्ट चेकर की बात करी अशोक जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ फैक्ट चेकर नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। एक किताब है भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर जिसका नाम है रिक्लेमिंग इंडिया सोल, जिसको लिखा है रुचिराज चतुर्वेदी और पुष्पराज देशपांडे ने, जिसका फॉरवर्ड मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लिखा है। उसके पेज नंबर 39 के 40 के ऊपर सेकंड पैराग्राफ में क्लियरली यहाँ इंडिकेट है, मैं कहना चाहता हूँ, इन कर्नाटका सीनियर कांग्रेस लीडर BK हरिप्रसाद, शशिकांत सेंथिल एंड जुबैर वेंट आउट ऑफ देयर वे टू एड अस।
ये जो फेक फैक्ट चेकर की आप बात कर रहे हैं, ये वर्कर्स है कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी अपने मंशा के साथ काम करने का प्रयास करे कि हिंदुओं के साथ में जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको वो नॉर्मलाइज कर दे। और यहाँ पे वो गाजा के ऊपर बोलती है, पर कांग्रेस पार्टी वहां पे नहीं बोली। हमारी सरकार कंप्लीटली इस मुद्दे के बारे में, इसके बारे में कंप्लीटली कॉग्निजेंट है। और वहां पे हिंदूज और बाकी माइनॉरिटीज के साथ में जो गंदे अपराध हो रहे हैं बांग्लादेश की सरकार के साथ में, हम क्लोज कोऑर्डिनेशन में जिसकी जानकारी मैं आऊंगा अभी सेकंड राउंड में। मैं कोशिश करूंगा आपसे जानने की, ये मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं लेकिन इसके आगे क्या। पर अजय वर्मा जी, सवाल ये है कि जिस तरह से गाजा पे जो दर्द दिखाया था, ठीक है, अच्छी बात है, गाजा पे जो मानवता की बात करी थी, इंसानियत की बात की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने बहुत लंबा चौड़ा, मुझे उनका अभी भी ट्वीट याद है, उसमें उन्होंने इजराइल को बर्बर तक कह दिया, मतलब इस तरह से उन्होंने कहा बर्बर देश है, ये है वो है। गाजा पे इतना, राहुल गांधी जी ने गाजा पर किया, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया गाजा पर। यहाँ पर आज एक हफ्ता होने को आ रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे या सोनिया गांधी एक शब्द जो है बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं बोला। ऐसी चुभने वाली चुप्पी क्यों? अशोक जी, मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो मैं प्रदीप भंडारी जी को बधाई दूंगा कि वो मशहूर एंकर और एनालिसिस के बाद आज भाजपा प्रवक्ता के रूप में मुझे यहाँ बैठे देख रहे हैं, उनको बधाई बहुत बहुत। दूसरा, मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने कहा कि मैं भगवा पहन के आया हूँ। प्रदीप जी, भगवा एक ऐसा रंग है जो सबको पसंद है, लेकिन जब कोई इसे पेटेंट कराने का प्रयास करता है तो वो अजीब लगता है। ये सबका है, मेरे दिल में भी है, आपके दिल में भी है, संसार के दिल में भी है। रंगों पे भी पेटेंट हो जाएंगे क्या? तो फिर तो कोई चीज ही नहीं होगी। तो रंग पेटेंट नहीं होने चाहिए। मैंने तो इसलिए उससे कहा था आपको। और मैं एक और अनुरोध करूंगा देश की सरकार से कि जल्दी ही आप भी भाजपा प्रवक्ता के रूप में, चूंकि एंकर और जो एनालिस्ट और पैनलिस्ट होते हैं वो जब आ जाए राज्यसभा में आप आए, मेरी यही दुआएं हैं ईश्वर से कि आप राज्यसभा में, आप जैसे योग्य व्यक्तियों की जरूरत है, उच्च सदन है। और तीसरी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार सर्वदलीय दल की मांगती तो नहीं है, कुछ प्रदीप भंडारी और आप जैसे पैनलिस्ट जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इनको जो अभी यहाँ बांग्लादेश की यहाँ पर शरण लिए हुए हैं, जो पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री राष्ट्र हैं, कि बांग्लादेश में कॉमन कमेटी बना के जो है हिंदुओं की रक्षा के लिए भेजी जाए और उसमें सरकार तय करे, उसमें आपका नाम भी, प्रदीप जी का नाम भी और आपका नाम भी उसमें पत्रकारों की तरफ से। अजय वर्मा जी, आपके सभी सुझावों का सुनिए। अजय वर्मा जी, आपने 4 बातें कही, एक भी मेरे सवाल से जुड़ी बात, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मेरे पास क्या है कि मैं इन सब का जवाब दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास आज समय कम है। आज हुआ क्या, जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये भी बात हुई कि जया भादुड़ी जी ने आज जिस तरह से जया अमिताभ बच्चन कहने पर जो आज उनका रोज देगा, क्या हम उस पर डिबेट करें? लेकिन मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं, हिंदुओं का जिस तरह से वहाँ नरसंहार हो रहा है उस पर गंभीर चर्चा करनी ज़रूरी है। और इसलिए मैंने आज जया बच्चन के विषय का, जया अमिताभ बच्चन के विषय पर छूना जरूरी नहीं समझा। आपने भी जो 4 बातें की, मैं जरूर इसका जवाब दूंगा। मैं कोई चीज 2 टूक में उधार नहीं रखता, ठीक है, मैं सबका जवाब दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं आज मैंने जो सवाल किया उस पर अगर आप जवाब दे सके। वो जो करेंगे, मैं क्या करूंगा, प्रदीप क्या करेंगे, बीजेपी, वो मुझे बताइए। प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हिंदुओं के नरसंहार पे उनके मुंह से चूं तक क्यों नहीं निकल रहा? अब मैं सवाल ये कहने जा रहा था, अब मैं वो ही बताने जा रहा हूं आपको। आपने मुझे रोक दिया, टोक दिया। देखिए, हिंदुओं के साथ पूरे संसार में कहीं भी कोई बर्बरता, इस तरह की चीज हो, वो निंदनीय है। ना कांग्रेस पार्टी इस तरह की घटनाओं के साथ थी, ना है, ना होगी, और ना ही कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता और नेता होगा। लेकिन चूंकि आप स्पेशली उठाकर के साथ क्यों ट्वीट नहीं आया, क्या नहीं आया, देखिए नंबर हमारा नहीं, आप बोलेंगे नहीं, मतलब आप चाहते हो बिना बोले, ये कोई मोहब्बत का मामला नहीं है कि आंखों में सब हो जाएगा, पता चल जाएगा। गाजा पे तो लंबे ट्वीट लिखने का वक्त होता है, गाजा पे तो एक पूरे देश को बरबर कहने का वक्त होता है। यहाँ पर आप लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और आप कहते हो हमें बड़ा दर्द होता है। मैं पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी का दर्द कहाँ छलक रहा है, बताइए। गाजा के लिए जो दर्द छलक रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो दर्द कहाँ, मुझे दिखाइए। एक शब्द बताइए ना जो बोला पिछले 1 हफ्ते में। धैर्य तो रखिए, देखिए धैर्य रखिए। नहीं, धैर्य नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। धैर्य क्या, मैंने आपसे सीधा सवाल दिया। अगर आपके पास जवाब है तो बताइए, कहिए कि हाँ राहुल गांधी चुप हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है हिंदुओं पे बोलने पे, क्योंकि हिंदू हिंसक होते हैं। बोलिए ना एक बार।
भाजपा देखिए पूरी मैंने नरेंद्र सीधा मोदी सवाल और किया अजय भाजपा वर्मा। का अजय वर्मा, मैं मतलब तारिक जी के पास चला जाऊंगा, इनका आवाज डाउन कर दीजिएगा। अजय वर्मा, मैंने नरेंद्र सीधा सवाल मोदी पूछा, एक जी बार चौथी और बार पूछ भाजपा रहा का हूं। मतलब अजय वर्मा, चौथी बार पूछ रहा हूं, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी ये चुप क्यों हैं? इसलिए क्योंकि हिंदू हैं? चौथी बार सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि हमारे मन में ना कुछ ऐसा है, अरे ना मन में होता है, ना मैं आपसे होगा। कह रहा हूं, बोल क्यों नहीं रहे हैं? डर लगता है क्या? अरे डर नहीं किसी को लगता, तो बोलने में बोलिए कोई ना। दिक्कत ही नहीं है। तो हम राहुल गांधी को हेलो, डर लगता है कि हिंदुओं पे बात करने से? देश की सरकार का दायित्व है। आपका दायित्व क्या? गाजा पे प्रियंका गांधी वाड्रा का दायित्व था। गाजा पे प्रियंका गांधी वाड्रा का दायित्व था। गाजा पे राहुल गांधी का दायित्व था। गाजा पे कांग्रेस का दायित्व था कि एक पूरा प्रस्ताव पारित कर दे। लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप्पे ओढ़ देंगे। बेशर्मी है ये। अजय वर्मा, बेशर्मी है। चैन की आवाज डाउन कर दीजिए, डाउन कर दीजिए, डाउन कर दीजिए। बेशर्मी की हद होती है, हद होती है बेशर्मी की। कितने बेशर्मी से आकर कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार की जिम्मेदारी गाजा की भी है, सरकार की जिम्मेदारी इजराइल फिलिस्तीन के बीच बात करने की भी है। प्रियंका गांधी वाड्रा की जिम्मेदारी लो। मैं बताता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं बोल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा इसलिए खामोश है क्योंकि उनको वायनाड से चुनाव लड़ना है। राहुल गांधी इसलिए खामोश है क्योंकि उन्हें वायनाड से चुनाव लड़ना है। और वायनाड में मुस्लिम लीग कहती है हिंदू हिंसक होता है, हिंदुओं के मसले पर चुप रहो। तो प्रियंका गांधी वाड्रा इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग नाराज ना हो जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग के समर्थन के बिना राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा हो, वायनाड से चुनाव नहीं जीत सकते। और इसलिए वो चुप हैं। इसलिए हिंदुओं को हिंसक कहने के लिए उनके बोल निकलते हैं, लेकिन हिंदुओं पर नरसंहार होता है तो उसको बोलने के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। चुप्पी, ये सेकुलर सन्नाटा है। एक मिनट में आता हूं आप दोनों के पास, रुकिएगा एक मिनट। प्रदीप जी और मैं आप एक मिनट आऊंगा। तारिक खान जी, तारिक खान जी, क्या आपको लगता है कि मैं फिर कह रहा हूं, गाजा के ऊपर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। इंसानियत के नाते सब जगह बोल, जहां कोई आपको लगे कि जहां किसी का नरसंहार हो रहा है, लिंचिंग हो रही है, जहां किसी को धर्म के नाम पे मारा जा रहा है, उस पर जरूर बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर सेकुलर सन्नाटा क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें मान लेते हैं, चलिए आपकी बात एकदम सही है, एनालिस्ट भी बैठी हुई है, उन्होंने बताया हमारे ABC क्या स्टेप होने चाहिए टू प्रोटेक्ट। जो यूनुस साहब हैं वो वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं या अंतरिम रूप से उनको सरकार चलाने का अधिकार दिया गया, तो हमें उनसे कोऑर्डिनेट करना चाहिए। यही हम कर भी रहे हैं। अभी कहा जो मैडम पहले बोल रही थी कि तो आपके यूनुस साहब किसी के नहीं है, सिर्फ पड़ोसी देश हैं, वहां के प्रेसिडेंट वगैरह हैं, आपके नहीं है, ना मुसलमान के हैं ना किसी के। हिंदुस्तान के मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा कि आपके यूनुस साहब, मैं आता हूं नूपुर, एक मिनट आता हूं नूपुर, एक मिनट आ रहा हूं। किसी के नहीं है, नॉट इन बिटवीन मैम, नूपुर, एक मिनट आ रहा हूं। नॉट फेयर, इट शुडंट बी डन। नूपुर, एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। आई विल कीप माय माउथ शट। बोलिए मैडम, बोलिए तारिक खान। मैडम बोल रही है ना, बुलवाइए उनसे। नहीं, मैंने उनको मैडम को बोला कि रुक जाइए, उनको जवाब दे। हालांकि उन्होंने इस कंटेक्स्ट में नहीं कहा था जिस कंटेक्स्ट में आपने ये शब्द उठाया, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उनको रिस्पॉन्ड करने का मौका दे दूंगा बाद में। आप बोलिए। इस तरीके का वो करने का आप लोगों की आदत है कि कहें कि नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि आपके यूनुस साहब कह रहे हैं कि हाँ वहां पर हिंदुओं पे हमला हो रहा है, आपके नहीं है, वो एक पड़ोसी देश है, उसके सिर्फ जो भी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि वहां की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, या तो टू हैव अ गुड रिलेशन विद दैट गवर्नमेंट। ये वहां के आप कह रहे हैं हिंदुओं की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए बेहतर है। हम ये कह रहे हैं उनको मान लेते हैं, शेख हसीना से प्रॉब्लम है, उनको हम यहां रखेंगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी, बट अल्टीमेटली इट्स अ डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तारिक जी, एक छोटा सा सवाल, तारिक जी मुझे ना एक मिनट तारिक जी, इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मुझे ये जानकारी मिल रही है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग आ रही है। लेकिन एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मुझे शायद जल्दी अगले 5-7 मिनट मैं रोक रहा हूं, आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुझे एक ब्रीफिंग में जाना है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस समय कैबिनेट ब्रीफिंग को संबोधित कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड MIT Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister for State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan ji, my warm welcome to you, sirs. After the briefing, we will take some questions related to the cabinet decisions. Over to Honorable Minister, sir. साथियों, आज
कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में ऐतिहासिक फैसले हुए। मैं 5 विषयों को आपके सामने रखूंगा। आई विल ब्रीफ यू ऑन 5 सब्जेक्ट्स। सबसे पहला, जैसा आपने देखा हाल ही में बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई कल्पना दी थी, पूर्वोदय की कल्पना। पूर्वोदय से ही भारत का उदय हो सकता है। भारत के ईस्टर्न स्टेट्स में एक विशेष फोकस के साथ डेवलपमेंट कैसे हो, वैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के दौरान कल्पना दी थी। और जैसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है, जो वो कहते हैं वो करते हैं। और आपने आज कैबिनेट में जो फैसले हुए हैं उससे स्पष्ट पता चलता है, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट और आंध्र प्रदेश के प्रति पूरे के पूरे ईस्टर्न सेक्टर के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो इससे क्लियरली दिखाई देती है। 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किए। इन 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र, इन सब को एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का माध्यम मिलेगा। इन 8 बड़े प्रोजेक्ट्स में 3 प्रोजेक्ट्स हैं उड़ीसा का जो सदर्न पोर्शन है और वेस्टर्न पोर्शन है उसके। गुणुपुर थेरुबली न्यू लाइन 73 किलोमीटर्स, जूनागढ़ नवरंगपुर न्यू लाइन 116 किलोमीटर्स, मलकानगिरी पांडुरंगपुरम वाया भद्राचलम न्यू लाइन 173 किलोमीटर्स। इन तीनों प्रोजेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न उड़ीसा में कंप्लीट एक कॉरिडोर बनता है वेस्टर्न उड़ीसा से साउथ उड़ीसा और आगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कनेक्ट करने वाला। और उस कॉरिडोर को और आगे देखें अगर हम, तो प्रैक्टिकली आसनसोल से लेके नीचे वारंगल तक कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बनता है। इसका बहुत ही इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है, मिनरल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है इसकी, और एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके मल्टीपल इफेक्ट है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, उड़ीसा को, इन तीनों राज्यों को ईस्ट कोस्ट के जो पोर्ट्स हैं उनसे कनेक्टिविटी मिलेगी। और यहाँ पे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें प्रोजेक्ट के दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी। इसके बाद में जो 3 प्रोजेक्ट है वो नॉर्दर्न उड़ीसा के मयूरभंज और केउंझर, इन दोनों जिलों जो दोनों के दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इसमें बादाम पहाड़ केउंझर न्यू लाइन 82 किलोमीटर्स की, बांगरी पोसी गोरू महिसाणी न्यू लाइन 85 किलोमीटर्स और बुरामुरा चाकुलिया न्यू लाइन 59.9 यानी 60 किलोमीटर्स। ये तीनों प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट यानी बंगाल, झारखंड, बिहार और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, इन तीनों को एक कॉरिडोर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स पे उनका सामान आ सके और ईस्ट कोस्ट के पोर्ट्स से उनके जरूरत की चीजें एरियाज में जा सके। कंप्लीटली ट्राइबल पॉपुलेशन वाले इन जिलों में इन प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और इसका अगर आप देखें तो मयूरभंज में सिमलीपाल का जो रिजर्व फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व है, वो दुनिया की एक बहुत ही अनूठी मिसाल है। वैसे ही कोरापुट में जो कॉफ़ी है, कोरापुट कॉफ़ी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी
एक मिसाल बन रही है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के अंदर आए हैं। इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो झारखंड और बिहार को गंगा जी के ऊपर एक नया ब्रिज लेके, रेलवे का उस ब्रिज को लेके जोड़ता है। वो प्रोजेक्ट है विक्रमशिला से कटारिया न्यू लाइन। ये लाइन तो 26 किलोमीटर्स है, लेकिन इस पे गंगा जी पे एक बड़ा ब्रिज 2 लाइन का बनेगा, जिससे डबल लाइन का बनेगा, जिसमें 2549 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट आएगा। गंगा जी पे अभी जो ब्रिजेस हैं वो हाईली ओवर सैचुरेटेड है, उसकी कैपेसिटी और बढ़ाने की ज़रूरत है। और इस ब्रिज से और नीचे जो आपके सामने अभी मयूरभंज और केवंझर जिले के प्रोजेक्ट्स रखे, इनसे एंटायर नेपाल, बिहार, पूर्वांचल और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, इनको पूरे को एक कॉरिडोर मिलेगा, जो कॉरिडोर ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे जो पोर्ट्स हैं उन पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करेगा। और जो मिनरल का हब है उससे आराम से बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, फर्टिलाइजर्स और फूड ग्रेन का ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा, और पैसेंजर्स के लिए बहुत बड़ी नई कैपेसिटी इससे क्रिएट होगी। 8th प्रोजेक्ट जो आज अप्रूव हुआ है वो महाराष्ट्र का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र, इन दोनों को जोड़ता हुआ जलगांव से जालना, जालना हुआ मराठवाड़ा में, जलगांव हुआ उत्तर महाराष्ट्र में। जलगांव से जालना का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नई लाइन है ये। 7,105 करोड़ रुपीस की इसकी कंप्लीशन कॉस्ट होगी। 174 किलोमीटर्स का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से पूरे मराठवाड़ा को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पैसेंजर्स के लिए, गुड्स के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, वहाँ पे बड़ी अच्छी सीमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए, इन सब के लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर मिलेगा। और इससे जो वर्ल्ड हेरिटेज है अजंता और एलोरा की केव्स, उनको कनेक्टिविटी मिलेगी। इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम है अजंता केव्स रेल कनेक्टिविटी फ्रॉम जालना एंड जलगांव। तो इस तरह से 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स जो आज करीब 24,657 करोड़ रुपीस के 24,657 करोड़ रुपीस के हैं। ये 8 के 8 प्रोजेक्ट्स के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। आप सब जानते हैं कि रेलवे एक बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन का मोड है। इससे इन 8 प्रोजेक्ट्स से 143 मिलियन टन कार्गो रेल मोड पे आएगा। उससे टोटल 767 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बचेंगे। आप उसका 767 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को सरल भाषा में समझेंगे तो इसका मतलब हुआ ये 8 प्रोजेक्ट करना इज इक्विवेलेंट टू planting 30 crore trees. It is equivalent to planting 30 crore trees because one tree absorbs about 25 kilograms of carbon dioxide in 1 year. And these projects, 8 projects, will be saving 767 crore kilograms of carbon dioxide. That means about 30 crore trees will be, in a sense, it is equivalent to planting 30 crore trees. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और and this is in the entire chain of decisions that you have seen in the new government. शुरुआत में ऑफशोर विंड एनर्जी, वधावन पोर्ट, फिर हाईवे के प्रोजेक्ट्स,
फिर अब रेलवे के प्रोजेक्ट्स। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्टोरी है, दैट प्रोग्राम रिमेन्स वेरी रोबस्ट, और आज के फैसले उसी प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। दिस वाज द फर्स्ट आइटम। आई विल कम टू द सेकंड आइटम। सेकंड आइटम में साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से गरीब, वंचित और मिडिल क्लास परिवारों पे बहुत बड़ा फोकस रहा है। इसीलिए पहले 10 वर्षों में 4 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे आया है। इसी कड़ी में 3 करोड़ और नए घर जो प्रधानमंत्री जी ने अपने पहली घोषणा की थी, आज उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट में डिटेल्ड चर्चा हुई, डिटेल्ड कैबिनेट में डिस्कशन हुआ इस पे, और 3 करोड़ नए घर बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें 3,60,000 करोड़ 3,60,000 करोड़ रुपीस का टोटल बजटरी प्रोविजन रहेगा। 2 करोड़ घर रूरल एरियाज में रहेंगे और 1 करोड़ घर अर्बन एरियाज में रहेंगे। अर्बन एरियाज में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला पीएम आवास योजना में लिया गया है, वो है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से बेटियां, बहनें आजकल कई शहरों में काम करने के लिए जब आती हैं, जैसे आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्शन में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट विमेन एम्प्लॉयमेंट है, उनके लिए, सबके लिए वर्किंग विमेन्स हॉस्टल की व्यवस्था इसमें की गई है। वर्किंग विमेन हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। सेकंड बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है, उस सेगमेंट में इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट पे देने का जो प्रोविजन है, उसमें और आगे और इसमें प्रोविजन बढ़ाया गया है। EWS, LIG और MIG कैटेगरीज में 25 लाख रुपए तक के होम लोन पर 4% की रेट से इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। 1.8 लाख रुपीस इसमें कैप रहेगा और 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में ये सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए क्रेडिट गारंटी और जो फाइनेंशियल प्रोविजन किया गया है, उसमें क्रेडिट गारंटी में भी इंक्रीज किया गया है। 1,000 करोड़ रुपए का जो कॉर्पस था, उसको बढ़ाकर 3,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया गया है। इससे अफोर्डेबल हाउसिंग का जो फाइनेंसिंग का मैकेनिज्म है वो और अफोर्डेबिलिटी बहुत बढ़ेगी, और जो लो इनकम और मिडिल इनकम फैमिलीज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा ही माध्यम बनेगा। मैं साथियों आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, कई ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने स्वयं जाके देखा है और आप भी जाके देखिए, पक्का घर जब बनता है तो उस पूरी फैमिली में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और ये केवल घर नहीं है, घर के साथ कई सारी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही है। वाटर कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, एक तरीके से लाइफ में एक इतना बड़ा परिवर्तन आए, वो पीएम आवास योजना का उद्देश्य है। और इसको आगे बढ़ा के अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, विश्व में इतनी बड़ी इंक्लूसिव ग्रोथ की, इतनी बड़ी इंक्लूसिव ग्रोथ का बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं ऐसे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंक्लूसिव ग्रोथ प्रोग्राम्स टेकन बाय
NDA government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I'll come to the third point. A very major decision has been taken today. आज किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, वो है क्लीन क्रॉप प्रोग्राम, इसमें क्लीन प्लांट प्रोग्राम। इसमें हॉर्टिकल्चर के जो प्लांटेशंस होते हैं, हॉर्टिकल्चर अच्छी इनकम देने वाला एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है किसानों के लिए। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी वो होता था कि जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स में वायरस का इन्फेक्शन बहुत रहता था, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती थी, क्वालिटी में डिफेक्ट आ जाता था, एक्सपोर्ट के लिए दिक्कत होती थी और मार्केट में प्राइस उसका प्रॉब्लमेटिक रहता था। उसको, उस रूट कॉज को, उस मूल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रोग्राम आज कैबिनेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। इसके अंतर्गत 9 इंस्टीट्यूशंस को क्लीन प्लांट सेंटर्स के रूप में विकसित किया जाएगा और 75 नर्सरीज जो कि क्लीन मदर प्लांटिंग मटेरियल के रेप्लिकेशन के लिए तैयार की जाएगी। आप अगर इसको साधारण भाषा में समझें तो एक तरीके से जितने फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर के दूसरे प्लांट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, संतरा, चीकू, कई तरह के अंजीर, कई तरह के जो प्लांट्स हैं, इसमें इस प्रोग्राम के बाद में प्रोडक्टिविटी में और क्वालिटी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट गत 10 वर्षों में बढ़ के करीब 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। किसानों के लिए अच्छी इनकम का सोर्स है, अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है सिटीजन्स के लिए, और इसमें किसान के लिए एक डाइवर्सिफिकेशन होता है। क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क रिड्यूस होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम को, इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम को, और इसमें बहुत साइंटिफिक थॉट है। आप इसको भी अगर देखें तो बजट में बहुत क्लियरली एक साइंटिफिक वे में रिसर्च करके किसानों के इनपुट्स को बेटर क्वालिटी का कैसा बनाएं, इनपुट्स को हायर प्रोडक्टिविटी वाला कैसा बनाएं, वो सब बजट में घोषणा की गई थी। और जैसा मैंने पहले कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जल्दी से करते हैं। तो ये अभी बजट में घोषणा हुई थी और अभी प्रोग्राम्स आगे इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे आ गए। इसमें क्लीन प्लांट प्रोग्राम में 1766 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। आई विल कम टू द फोर्थ पॉइंट। आप सब जानते हैं साथियों, आत्मनिर्भर भारत की और एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल में एक बहुत बड़ा रोल है एथेनॉल का। पिछले 10 वर्षों में एथेनॉल ब्लेंडिंग का एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम लिया गया है और उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। 10 वर्ष पहले जहां 1.5% एथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, दैट फिगर हैज ऑलरेडी रीच्ड 16% इन जुलाई 2024। इस बहुत बड़ी सक्सेस पे बिल्डअप करते हुए एथेनॉल का जो प्रोग्राम है, जो बायोमास से एथेनॉल बनाने का काम है, उस प्रोग्राम का नाम है पीएम जीवन। पीएम जीवन, इस पीएम जीवन कार्यक्रम को, प्रोग्राम को और 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है और इसमें 1969 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और किया जाएगा। इसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रहेगा देश पे। एनवायरमेंटली कॉन्शियस, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल फ्यूल
और इसमें आगे एयरक्राफ्ट का जो ATF है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसमें भी एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये 4 बड़े फैसले थे साथियों। और मैं लास्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हुई कैबिनेट में, उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित, वेल थॉट थ्रू मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। आई विल टेक सम क्वेश्चंस, ऑलरेडी इट इज 9:50। प्रशांत, स्टार्ट विद प्रशांत। सर प्रशांत हूँ NDTV से। सर सबसे पहला सर आखिरी में जो आपने बात कही सर, एक क्रीमी लेयर का मसला है, दूसरा सब कैटेगराइजेशन का भी मसला है सर, आरक्षण के भीतर आरक्षण का, क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई कैबिनेट में और क्या फैसला हुआ? जितनी चर्चा हुई मैंने उतना बताया आपको। 190। Came from the Prime Minister or Social Justice Minister? Who started discussion on this thing? कैबिनेट के फैसले हमेशा बहुत ही सबके कलेक्टिव फैसले होते हैं। यस, मत है, ओपिनियन है। अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST रिजर्वेशन पर सुझाव दिए हैं। आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि NDA सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ सर, तरुण फ्रॉम जी बिजनेस। सर सर जो आपने हाउसिंग के लिए जो आज अनाउंस कैबिनेट ने जो फैसला लिया है सर, आप उसमें एक बार बता पाएंगे सर EWS के लिए कितनी कैटेगरी होगी, और सर जो आप सब्सिडाइज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट वो कितना होगा, और सर जो आपने 3 करोड़ बोला सर उसमें 2 करोड़ सर रूरल, 1 करोड़ उसमें, तो सर अर्बन के लिए सर क्योंकि जो बजट में है वो 2,20,000 करोड़ 5 ईयर्स के लिए है, तो सर उसके लिए कितना एलोकेशन होगा? अर्बन और रूरल का बजट का एलोकेशन और मेरे पास ब्रेकअप है ग्रामीण योजना रूरल एरिया का, केंद्र का कंट्रीब्यूशन है उसमें 2,05,856 करोड़, स्टेट्स का शेयर है 1,02,000
82,800 करोड़, 81 करोड़, यानी, और इसी तरह से अर्बन का है, सेंटर का 1.6 लाख करोड़ और स्टेट्स का 70,000 करोड़। इस तरह से डिवीजन है। इंटरेस्ट सब्सिडी पे एग्जैक्टली कितना आएगा, ये सब चीज़ें आपको डिटेल्स जरूर प्रोवाइड की जाएगी। स्कीम कब से लागू हो जाएगी, इस पे भी कोई स्कीम तुरंत लागू होगी। प्रधानमंत्री जी के पहले फैसलों में से ये फैसला है और इसका मिडिल इनकम फैमिलीज पे, लो इनकम फैमिलीज पे बहुत मेजर बेनिफिट है। एक सर एथेनॉल पे जो फैसला हुआ सर, उसमें कमेटी का भी सर बनाने का था, क्योंकि जो टारगेट पिछले 5 साल का था वो सर अब कंप्लीट हो रहा है, तो कमेटी फॉर्मेशन भी था सर, क्या उस पे भी आज फैसला? इम्प्लीमेंटेशन के पूरे माध्यम जैसे होते हैं वैसे होंगे। I'm Tuesh Mishra from Economic Times. I have 2 questions, sir. Sir, if this is the opinion of the cabinet, is there any need for any legislative changes as well? Was that also thought out? And my second question is regarding railways. By when do you expect these projects to be completed? मैं पहले दूसरा प्रश्न लेता हूँ। रेलवे की ये जो 8 प्रोजेक्ट्स हैं, ये 8 के 8 प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारा एक प्लानिंग का प्रोसेस, जैसा आप जानते हैं कि पीएम गति शक्ति पोर्टल जब से बना है तब से प्लानिंग हैज बिकम वेरी सिस्टमेटिक। जितने भी रास्ते में कोई भी किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का इंटरेक्शन होता है, मान लो कहीं पे एक ट्रांसमिशन लाइन जा रही है या फिर कोई मान लो कोई सैंक्चुअरी है रास्ते में, उन सब को पहले से प्लान के अंदर एड्रेस किया जाता है। इन 8 के 8 प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन के डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। कुछ 27-28 में कंप्लीट होंगी, कुछ 28-29 में कंप्लीट होगी, और 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत बड़े डिफिकल्ट टेरेन में से जाएंगे, वो 29-30 में कंप्लीट होंगे। जितना कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में डिस्कशन हुआ उतना मैंने आपको बता दिया। 273. Sir, this is Abhishek from Business Line. Sir, a quick question is, these railway projects, a part of this is also relates to the mineral corridors. Is this a part of the Eastern Dedicated Freight Corridor project, or is this a separate project that you're taking up? And also, is a parallel dedicated freight project going on in these areas? देखो, पूरे के पूरे नेटवर्क को, देश में जितने भी मेजर ओरिजिन्स हैं और जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं, उनको पूरे के पूरे देश के अंदर जितना भी डिमांड है रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सबको पीएम गतिशक्ति पोर्टल पे प्लॉट किया गया है। उससे एकदम क्लियरली विजिबल हो जाता है कि कहाँ पर नई कैपेसिटी की जरूरत है। एक साइंटिफिक वे में क्लियरली सामने आ जाता है। वो ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और इन प्रोजेक्ट्स का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा हमारे ट्राइबल क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को। टू 78। सर, मेरा सवाल महाराष्ट्र के रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में है कि उसका डेडलाइन कब तक का है? 27 5 साल का। 5 साल। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 5 इयर्स का है। Again, you want to ask? Okay, 73. Sorry, it's a follow-on question. Is it possible to quantify the emissions in terms of value rather than volume? Value as in? What is the amount of emissions we are saving in terms of? That I've told. It's 767 kgs. crore kilograms of CO2 emission. Yeah, in value terms, is there a? I mean, value as in monetary terms. Monetary CO2 का कैसे होगा? 767 crore kilograms of CO2 पूरा कैलकुलेशन है। आप सब यूपीएससी का एग्जाम लेते हो मेरा। Thank you. Thank you very much. Thank you.
तो इस वक्त आप कैबिनेट की आज बैठक हुई और उसके बाद कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग जो है उसके बारे में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। और इस आज की कैबिनेट बैठक में कुल मिलाकर 5 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। रेलवे 8 बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। किसानों से जुड़े कुछ योजनाएं हैं। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, ये भी आज की जो बैठक में तय हुआ। एक महत्वपूर्ण बात जो आज अश्विनी वैष्णव ने कही, उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान है, सरकार उस संविधान के हिसाब से जो SC/ST जो आरक्षण का विषय है, उसमें जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया संविधान है, उसी हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। आपको मालूम है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था और इसमें SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की बात की थी। लेकिन आज अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो मूल जो संविधान है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, उसमें SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की कोई बात नहीं है। तो जो मूल रूप से बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान था, उसी के तहत सरकार उसी पर लागू अडिग रहेगी और उसी अनुसार चलेगी। ये भी आपको बता दूं, आज दिन में जो SC/ST वर्ग से जुड़े बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था ये क्रीमी लेयर का फॉर्मूला जो लागू नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी। और कैबिनेट की बैठक के बाद आज जब अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि संविधान का जो मूल संविधान था, उसी के अनुसार SC/ST आरक्षण जो है वो आगे रहेगा। इस खबर के भी अपने बहुत अहम मायने हैं। लेकिन फिलहाल आज इतना ही आपसे। लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है लगातार। देखते रहिए। नमस्कार।